नमस्कार दोस्तों, आज 20th दिसंबर फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स. Let's discuss the solution. Before we start with the solution, we are about to start a very strong revision series of CA Foundation Accounting. Also, we are having now the pen drive lectures of CA Foundation Accounts. दोस्तों, myself, I am CA Gurmukh Ragani, teaching CA Foundation since last 23 years. तो मैंने पूरे 23 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है उन लेक्चर्स में डाल दिया है. सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड कैन कनेक्ट विथ मी. दोस्तों, लेट्स डिस्कस द मॉक टेस्ट पेपर ऑफ 2024 दिसंबर. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आपका जो है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस. देयर आर सम लीगल क्लेम्स where the outcome is uncertain. Yes, it's a contingent liability, may or may not. Uncertain outcome is a contingent. उसके बाद there are errors committed which are cancelled out. Compensating errors, yes. The trial balance with disagree. हाँ, compensating है but TB tally होगा. TB will not disagree. Compensating error set off हो जाते हैं तो TB tally होगा बच्चों. Stock at the end if appears in trial balance taken only to balance sheet. Yes, ये तो 11th में सीखा था. Reissue of forfeited shares, allotment of shares नहीं. Reissue of forfeited shares is a sale of shares. It's kind of auction that is made by company. वो तो इशू तो अलॉट तो हो चुके हैं, अब उसको कैंसिल किया. जैसे बैंक अपना असेट लोन पे नहीं किया, असेट वापस लेता है फिर ऑक्शन करता है, वैसे ही कंपनी शेयर का ऑक्शन करता है जिसको हम सेल बोलते हैं, नॉट अलॉटमेंट. बोथ द रेवेन्यू कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट. यस, रिसीट एंड पेमेंट में कैपिटल रिसीट्स हैं तो भी आएंगे, रेवेन्यू रिसीट्स हैं तो भी आएंगे. कंपनी एज एग्जिस्टेंट इंडिपेंडेंट member continues to be in existence despite death, insolvency और change of members. ये तो भी 11th में SP में सीखा था. दोस्तों, कंपनी का अगर डेथ हो जाता है, अगर मेंबर्स का डेथ हो जाता है, मेंबर्स छोड़ के चले जाते हैं, इंसॉल्वेंट होते हैं, तो क्या कंपनी बंद हो जाता है? नहीं. कंपनी का एग्जिस्टेंस मेंबर के एग्जिस्टेंस से सेपरेट है. यस, ट्रू. अच्छे से दोस्तों एक्सप्लेन करना. अच्छा, उसके बाद थियरी है. थियरी तो आपने लिख लिया होगा. आई विल डिस्कस द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ योर पेपर. देखो, यहां पे आपको इन्वेंट्री का वेटेड एवरेज मेथड का टेबल बनाना है. अरे बहुत ही आसान सा सम है, स्टडी मटेरियल में सिमिलर सम है. तो आप देखो, हमने यहाँ पे ना ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं, तो आपका परचेज मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब मैं ऐसा डिस्कस नहीं करूंगा, खाली पूरा सॉल्यूशन मैंने PDF में लिख दिया है. ठीक है, इस सॉल्यूशन का लिंक हम अपने चैनल में नीचे कमेंट्स में डाल देंगे, या मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं, अपना स्टाफ का अपना नंबर दे देता हूं. जो आपको चाहिए सॉल्यूशन कंप्लीट, तो आप इस नंबर पे मैसेज सेंड करेंगे और लिखेंगे मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 24 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड. तो ऐसा करेंगे, हम आपको इसका PDF भेज देंगे. ठीक है बच्चों. अच्छा, अब आपका यहाँ पे है परचेज. हमने परचेज रिकॉर्ड किया, बैलेंस में आ गया. फिर आपका इशू है, तो इशू को माइनस कर दिया, तो जो प्राइस पे बैलेंस है उसी प्राइस पे इशू दिखा देंगे. और बैलेंस आ गया आपका 50 यूनिट्स 15,000 रुपया. फिर आपका नया परचेज आया. जब भी नया परचेज आएगा, एवरेज विल चेंज. अब आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा 50 प्लस 200 250. नया वैल्यू होगा 15,000 प्लस 80,000 95,000. अब दोस्तों, वेटेड एवरेज में नया एवरेज आएगा. अभी हमारा टोटल स्टॉक का वैल्यू 95 है, 250 यूनिट्स हैं, डिवाइड करेंगे, न्यू एवरेज 380 रुपीज. दोस्तों, मैंने ये फटाफट क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, तो लॉजिकली सब ठीक है, बट हो सकता है कैलकुलेशन, डिस्क्लेमर बोलते हैं ना, एक कैलकुलेशन गलती हो गई तो प्लीज एडजस्ट कर लेना. बाकी कॉन्सेप्चुअली सब सही डिस्कशन आपको मिल जाएगा. अच्छा, इसके बाद बस 2 इश्यूज हैं, तो इश्यूज आप उसी प्राइस पे 380 पे करते रहेंगे.
और फिर बैलेंस आपका आता रहेगा। देखो इशू के बाद ना आपका एवरेज प्राइस सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो ये बस दोस्तों फाइनल आंसर है 550 यूनिट्स एंड द वैल्यू इज 19,000 रुपीज। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में बच्चों रेक्टिफिकेशन का फर्स्ट मेथड है, लिखा है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो ये बहुत आसान मेथड है बहुत, तो एक बार फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। फर्नीचर परचेस्ड फॉर ऑफिस यूज 20,000 एंटर्ड इन परचेज, मतलब परचेज को डेबिट किया तो अभी हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे और सही अकाउंट फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। तो आपका ये फर्स्ट रेक्टिफिकेशन हो गया। एन अमाउंट ऑफ 3,000 फ्रॉम सत्यम रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, ये पहले बैड डेट्स हो गया था, अब रिकवर हुआ तो ये गलती से सत्यम के पर्सनल अकाउंट में चला गया। ये तो बैड डेट्स रिकवर्ड में जाना चाहिए, तो हमें इसको सत्यम से निकालना पड़ेगा। सत्यम अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, इनकम बुक करना पड़ेगा। माइनर रिपेयर्स बिल्डिंग में डेबिट हो गए, तो हम लोग बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे, और रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद गुड्स परचेज्ड अनरिकॉर्डेड, तो परचेज का एंट्री भूल गए, तो परचेज टू किसका नाम है, राम सिंह, परचेज टू राम सिंह, परचेज रिकॉर्ड कर देंगे बच्चों। कॉलेज फीस ऑफ सन, मतलब ये पर्सनल हो गया, डेबिटेड टू ऑडिट फीस, तो ये गलती से ऑडिट फीस में चला गया, ऑडिट फीस में क्रेडिट कर देंगे, निकाल देंगे, और क्योंकि पर्सनल है ड्राइंग्स में डेबिट कर देंगे, ड्राइंग्स टू ऑडिट फीस। रिसीट ऑफ 4,500 फ्रॉम कनिका क्रेडिटेड टू अनीता, तो अनीता को गलती से क्रेडिट हुआ तो अनीता जी को डेबिट कर दो और सही अकाउंट कनिका को क्रेडिट कर दो, हो गया। 8,900 के गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर है, एंट्री पास नहीं किया, सेल्स रिटर्न का एंट्री करना है, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। इतना आसान सा क्वेश्चंस है, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं बच्चों। 7,500 पेड वेजेस है फर्नीचर बनाने के, वेजेस में डाल दिए, तो इसको वेजेस में से निकाल देंगे और फर्नीचर में डेबिट करके फर्नीचर में डाल देंगे इसको। ठीक है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। सैलरी पेड टू क्लर्क डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, तो हमें गलती से क्लर्क अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर देंगे, और सही अकाउंट एक्सपेंस है तो सैलरी में डेबिट होना चाहिए। क्या बात है, बहुत सिंपल। परचेज को गलती से सेल्स में डाल दिया, तो बच्चों परचेज को बुक करेंगे, सेल्स को रिवर्स करेंगे, तो आपकी उसकी फाइनल एंट्री, मैंने पूरा डिटेल एंट्रीज लिख दिए हैं, डोंट वरी। तो आपने सेल्स को रिवर्स करना है, तो सेल्स को रिवर्स करने का एंट्री होगा सेल्स टू राघव। फिर आप सेल्स रिवर्स करके अब परचेज बुक करेंगे, क्योंकि परचेज गलती से सेल्स में चला गया, तो सेल्स रिवर्स किया और परचेज बुक करेंगे, तो परचेज टू राघव। ठीक है ना, तो आपका अल्टीमेटली 20,000 राघव को 2 बार क्रेडिट, मतलब 40,000। दोस्तों ये आपकी रेक्टिफिकेशन हो गई, एकदम बेसिक लेवल, 11th कॉमर्स के लेवल के रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं बच्चों। फर्स्ट मेथड है बिफोर ट्रायल बैलेंस बोला है। चलो तो अब हम अगला सम लेते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। अच्छा सम है, प्रोविजन मेथड के साथ है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है आपको। तो आपने पहला मशीन खरीदा, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, जस्ट आप देख लो अच्छे से। फर्स्ट जैन को पहला मशीन खरीदा, अच्छा फिर पहले मशीन का, क्योंकि ये ईयर एंड है ना, इसमें आपको देखना है ईयर एंड क्या है। ईयर एंड आपका 31 दिसंबर है बच्चों। दूसरा परसेंटेज 15%, तीसरा मेथड WDV मेथड है। और जब भी WDV मेथड है आपको पता है वी नीड टू बी अलर्ट। तो मैंने क्या किया ना, सबसे पहले कैलकुलेशंस तैयार कर लिए। आप एक बार जरा कैलकुलेशंस, मेरे पास पेपर भी है, आप जरा कैलकुलेशंस को ध्यान से देख लेना बच्चों। आपने पहला फर्स्ट जैन को परचेज किया, उस पे फर्स्ट ईयर पूरा डेप्री लगा दिया, तो आपका ये सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस आ गया।
सेकंड ईयर में 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदा, ये देखो मशीन 2 का कॉलम। फिर आपने डेप्री लगाया। अब आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट मशीन पे तो पूरे साल का लगेगा, बट सेकंड मशीन पे हाफ ईयर का डेप्री लगेगा, क्योंकि दोस्तों आपने 1 जुलाई को खरीदा। तो हम आ गए 2023 का ओपनिंग बैलेंस लेके। अब आपने क्या किया, फर्स्ट मशीन को 23 दिसंबर में बेच, क्योंकि आपने ईयर के एंड में बेचा तो पूरे साल का डेप्री लगेगा। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, दोनों पे पूरे साल का डेप्री लगा दिया 15%। ठीक है, और हमें 31 दिसंबर का WDV दोनों का आ गया। लेकिन ये तो आपने बेच दिया, 184 का आपने 150 में बेच दिया, 34,237 का क्या बच्चों आ गया, लॉस ऑन सेल। कैलकुलेशन बच्चों एकदम रेडी हो गया। अब जरा एक बार अकाउंटिंग देख लेते हैं। आपने पहले मशीन में परचेज बुक करना है, ये देखो परचेज बुक कर दिया आपने, एक मिनट, यू बुक दी परचेज। अच्छा, फिर आपने फर्स्ट ईयर का डेप्री, प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट में क्रेडिट करते हैं 45। देखो ये कैलकुलेशंस ना अभी अपने को वर्किंग नोट में रेडी हैं, अब खाली चुपचाप अकाउंटिंग करते जाना है। हाँ, अब इसके बाद बच्चों मूविंग फर्दर क्लोज करेंगे फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर का डेप्री, आप देखो फर्स्ट ईयर का डेप्री 45 लगा दिया। फर्स्ट और सेकंड ईयर में चुपचाप परचेज और डेप्री, परचेज डेप्री। सेकंड ईयर में टोटल डेप्री 72 का है, तो आपने क्या किया, सेकंड ईयर में परचेज का एंट्री किया, फिर सेकंड ईयर का डेप्री लगा दिया। डेप्री प्रोविजन मेथड में कैसे करते हैं, हर साल प्रोविजन अकाउंट में डेप्री क्रेडिट करते, डेप्री टू प्रोविजन फॉर डेप्री एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो आप ये भी क्लोज कर दिए और ये भी आपने क्लोज कर दिया। अब दोस्तों आप थर्ड ईयर में आ गए और आपको थर्ड ईयर में आपने एक मशीन बेचा है, फर्स्ट वाला। तो आप जब मशीन बेचते हैं आप डिस्पोजल अकाउंट का अकाउंटिंग करते हैं। तो आप क्या करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट के लिए सबसे पहले इसके 5 एंट्रीज होते हैं, याद करना 5। सबसे पहले जो आपने मशीन बेचा उसका करंट ईयर का डेप्री लगा देंगे, स्टेप 1। स्टेप 2, आप क्या करेंगे, जो मशीन आपने बेचा उसका कॉस्ट मशीन अकाउंट से निकालेंगे, क्रेडिट करके, उसमें डेबिट पड़ा है, क्रेडिट करके निकाल के किधर लेके आएंगे बच्चों, डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है। दूसरा, जो आपने मशीन बेचा उसका प्रोविजन, तीसरा उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे, देखो फर्स्ट ईयर का डेप्री प्लस सेकंड ईयर का डेप्री प्लस थर्ड ईयर का डेप्री, तीनों साल का डेप्री जोड़ के टोटल डेप्री लग चुका है। अब क्योंकि असेट बेच दिया, ये डेप्री हम प्रोविजन अकाउंट से निकाल के कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट में। 3 हो गए। चौथा, सेल का एंट्री डिस्पोजल में बैंक टू मशीन डिस्पोजल, और लास्ट एंट्री लॉस ऑन सेल टू मशीन डिस्पोजल, और बाय पासिंग दिस एंट्री आपका मशीन डिस्पोजल अकाउंट टैली हो गया बच्चों। अब आप क्या करेंगे, बस आखिरी पड़ाव है आपका, जो मशीन आपका अनसोल्ड मशीन है उसका डेप्री चार्ज करेंगे, अनसोल्ड का डेप्री चार्ज करेंगे, और ये डेप्री चार्ज हो गया, डेप्री टू प्रोविजन फॉर डेप्री, डेप्री अकाउंट क्लोज कर दिया, उधर मशीन अकाउंट क्लोज कर दिया। दोस्तों 10 मार्क पॉकेट में। उम्मीद है यू आर डूइंग इट करेक्टली, आपने अच्छे से किया है, सही तरीके से किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आपके डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में थोड़ा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने में गड़बड़ हुआ है, बट ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूं। ये Q है, P है, Q है, Q का 144 है, टोटल 360 है। अब बच्चों हम डिसोल्यूशन में 4 पार्टनर्स हैं, P Q R S। अब आप इसमें ध्यान देंगे 2 पार्टनर्स का पॉजिटिव कैपिटल है, 2 का नेगेटिव कैपिटल है, P Q का पॉजिटिव, R S का नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, इंसॉल्वेंसी है, हाँ बिल्कुल इंसॉल्वेंसी है। गार्नर वर्सेस मुरे रूल अप्लाई करना है, बिल्कुल करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पी क्यू का क्रेडिट बैलेंस लिखा, आर एस का डेबिट बैलेंस लिखा, कैश का बैलेंस लिखा। पहला स्टेप बैलेंसेस लिखे। दूसरा स्टेप हमने असेट्स बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए, लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किए।
कोई रिजर्व्स है नहीं। अब तीसरा, असेट्स बेच दिए सामने, बाय कैश, लायबिलिटीज पे कर दी। अब लायबिलिटीज पे करने में एक ट्रिकी पॉइंट है, यहां पे लिखा है फर्दर क्रेडिटर्स ऑफ 18,000 टू बी मेड। बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं और वो क्या करते हैं ना, वो ऐसा समझते हैं कि 36,000 के क्रेडिटर्स 18,000 में पे किए, बट फर्दर लिखा है। फर्दर मतलब 36 प्लस 18, मतलब क्रेडिटर 54,000 के पे किए हमने। अब ये 18 के कोई अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, तो दोस्तों याद करना क्रेडिटर्स का पेमेंट 54 जाएगा। सर लोन का पेमेंट बोला ही नहीं, बोला नहीं तो आपको बुक वैल्यू पे करना पड़ेगा सामने। बहुत सिंपल है, असेट डेबिट में, सेटलमेंट क्रेडिट में, लायबिलिटीज क्रेडिट में, सेटलमेंट डेबिट में, और एक्सपेंस पे कर दिए। तो सेकंड इफेक्ट सबका कैश में डाल दिया बच्चों। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इसको क्लोज किया। मैंने आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मेरी कैलकुलेशंस की कोई गलती नहीं हो कैलकुलेटर पे, लेकिन बहुत फास्ट कैलकुलेट करके पूरा मैंने पेपर एक एक सम सॉल्व किया है। तो जरा कैलकुलेशन कुछ 19-20 हुआ तो संभाल लेना, लॉजिक एकदम परफेक्ट जाएगा। अच्छा, अपने 1 लाख रुपए का लॉस, 1,03,000 का लॉस, और ये लॉस हमने पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट मार दिया। अब दोस्तों रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, सब असेट गए, सब लायबिलिटीज गए। नाउ इट्स टाइम टू डू सेटलमेंट। और सेटलमेंट के टाइम पता चला कि आर इंसॉल्वेंट हो गया और वो कुछ नहीं देगा। तो हमने क्या किया, आर का डेफिशिएंसी निकाला। आर का डेबिट बैलेंस 21,060 आ रहा है। गार्नर वर्सेस मुरे रूल के हिसाब से द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर शुड बी बॉर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग पॉजिटिव कैपिटल इन कैपिटल रेशियो। अब सॉल्वेंट पार्टनर हमारे बच्चों 3 सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, पी क्यू एस। पी क्यू एस आर गया ना, हाँ, पी क्यू एस 3 सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, बट एस विल नॉट टेक एनी डेफिशिएंसी क्योंकि एस का कैपिटल पॉजिटिव नहीं है बिफोर डिसोल्यूशन। तो डेफिशिएंसी आर का पी एंड क्यू उठाएंगे उनके कैपिटल रेशो में। ये बच्चों उनका कैपिटल रेशो मैंने निकाल लिया, 3:2 है। इस डेफिशिएंसी को 3:2 में डिवाइड कर दिया, और आपको पता है डेफिशिएंसी शेयर करने का एंट्री, डेफिशिएंसी शेयर करने का एंट्री सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट टू आर्स कैपिटल। अब हमने क्या किया, इस डेफिशिएंसी के एंट्री का लेजर पोस्टिंग कर दिया। ये देखो डेफिशिएंसी का लेजर पोस्टिंग हो गया। अच्छा, वेरिफिकेशन लेजर पोस्टिंग के बाद, सॉरी ये है लेजर पोस्टिंग कर दिया। लेजर पोस्टिंग के बाद जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका लेजर क्लोज हो जाता है जीरो बैलेंस के साथ। बस आखिरी स्टेप है बच्चों, आखिरी स्टेप है सेटलमेंट। हमने सेटलमेंट कर दिया। किनका सेटलमेंट कर दिया, बचे हुए पार्टनर्स का। बचे हुए पार्टनर्स का कैसे सेटलमेंट करेंगे बच्चों, पी एन क्यू को कैश दे देंगे, उनका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रहा है। एस से कैश ले लेंगे, उनका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड। एस का नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, बट एस पैसा देगा। भाई एस क्यों देगा, सॉल्वेंट है। ये पैसा खा कौन जाता है, इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेगेटिव कैपिटल वो लेके आएगा घर से, तो हमने पैसा उससे ले लिया बच्चों। बहुत बढ़िया, डिसोल्यूशन कंप्लीट, बहुत बढ़िया। चलो अगला सम बच्चों है फाइनल अकाउंट्स। इसमें मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। फाइनल अकाउंट्स में बेसिक सम के साथ खाली एक ही अच्छा एडजस्टमेंट है, वो है जीएसटी का। इसमें आपको इनपुट जीएसटी दिया है। देखो ये तो आपका कैपिटल बैलेंस शीट में परचेज, सेल, ओपनिंग, ये तो आपको पोस्ट आएगा करने को। मैं ये बात नहीं करने वाला, ये नहीं आएगा तो 11th में वापस एडमिशन लेना पड़ेगा बच्चों। हमारा मेन टारगेट क्या होगा, आई वांट टू डिस्कस जीएसटी का कैसे एडजस्टमेंट होएगा। तो आप ध्यान देना, इनपुट जीएसटी 2 है और आउटपुट जीएसटी 3 है। तो रूल क्या है आपको पता है, रूल क्या है, सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी में आउटपुट सीजीएसटी एडजस्ट होएगा, इनपुट एसजीएसटी में पहले आउटपुट एसजीएसटी एडजस्ट होएगा। इनपुट मतलब हमने उतना पे किया, आउटपुट मतलब उतना पे करना है, तो वो
अपने को सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो बच्चों ये आप ध्यान से देंगे, 30 में से 24 एडजस्ट हो जाएगा, स्टिल इनपुट 6 बचेगा, और एसजीएसटी भी 30 में से 24 एडजस्ट हो जाएगा, स्टिल 6 का क्रेडिट मतलब इनपुट बचेगा। फिर हमारा अगला जीएसटी का रूल क्या बोलता है, हमारे पास एक आउटपुट आईजीएसटी पड़ा है, तो क्या इस आउटपुट आईजीएसटी को ये इनपुट से एडजस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। तो कैसे एडजस्टमेंट होएगा आपका? देखो सीजीएसटी पहले पकड़ते हैं। सीजीएसटी में 30 का इनपुट है, 24 का आउटपुट लायबिलिटी एडजस्ट हो गया, 6 बच गया, तो उतना आउटपुट आईजीएसटी एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। सेम हम लोग इसका भी करेंगे, एसजीएसटी का। एसजीएसटी का देखो, इनपुट का मतलब है आपने पे किया, आउटपुट का मतलब है उतना पे करना है। तो 30 में से जो आपने पे किया है उसमें 24 लायबिलिटी एडजस्ट हो गया, लेकिन 6 का बच गया क्रेडिट, वो आप आउटपुट आईजीएसटी में एडजस्ट करेंगे। अच्छा, तो हमें अब देखो, अब आपका सीजीएसटी एसजीएसटी पूरा सेट ऑफ हो गया आपस में, लेकिन आईजीएसटी टोटल 18 पे करना है। देखो क्रेडिट में लायबिलिटी है, देखो आउटपुट जीएसटी मतलब पे करना है, इनपुट जीएसटी मतलब एडवांस पे किया है, तो उस एडवांस पे किया है उसमें पे करना है, एडजस्ट करते हैं, इनपुट से आउटपुट सेट ऑफ करते हैं, क्रेडिट मिलता है इनपुट का। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपका आईजीएसटी टोटल 18 देना है, उसमें से 6 सीजीएसटी इनपुट में एडजस्ट हो गया, 6 इनपुट एसजीएसटी में एडजस्ट हो गया, बाकी स्टिल आईजीएसटी 6 पे करना पड़ेगा। और वो आप जो आईजीएसटी 6000 पे करना पड़ेगा उसको आप लायबिलिटी में दिखाएंगे, आउटपुट एसजीएसटी आईजीएसटी क्या पेएबल। उम्मीद है कि आपने जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा है, आपको इनपुट आउटपुट समझता है, इनपुट आउटपुट का सेट ऑफ समझता है। सेट ऑफ समझेगा तो ये अपने को क्वेश्चन समझेगा। बच्चों मैंने कैलकुलेट कर लिया है, हमारा सब पोस्टिंग के बाद जीपी, ये आपका जीपी है बच्चों 1686, आप वेरीफाई कर लो। एनपी है 4,03,000, 4,03,500 ऐड करके ये बैलेंस शीट का टैली फिगर है 29,29,500। बाकी सब पोस्टिंग्स तो बहुत इजी है, आपने सही किए होंगे। पीडीएफ भेजूंगा, जिनको चाहिए आप वेरीफाई कर लेना। चलो बच्चों, ये अगला जो सम है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका एनपीओ का है। एनपीओ का अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किधर गया, एक मिनट ना, मैं इसमें क्वेश्चन ले लेता हूं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। तो ये एनपीओ का सम है, बैलेंस शीट दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया है, यस सर, और आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, और आपको एडजस्टमेंट के बाद बोला है खाली आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, बैलेंस शीट नहीं पूछा है। एडजस्टमेंट्स हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रिसिएशन और एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो अच्छा सम है, बट ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो दोस्तों हमने एंट्रेंस फीस का 60% कैपिटलाइज करना है, तो इनकम में 40% ले लो, 40% लेके क्रेडिट हो जाएगा। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन आपका 4 लाख रुपए का मिला है, देखो 4 लाख का मिला है, लेकिन आपके पास कुछ 20,000 का एडवांस है, तो आपको पता है एडवांस क्या करेंगे, लेस, नेट 380 हमारे इनकम में ले लेंगे हम लोग। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स इनकम में ले लो, हायर ऑफ हॉल इनकम में ले लो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इनकम में ले लो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में एक बढ़िया सा एडजस्टमेंट है, बोलता है 15% इंटरेस्ट लगेगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे, और हमारे कुछ पुराने सिक्योरिटीज हैं 3 लाख के, इस पे 15% मतलब 45,000 इंटरेस्ट बैठेगा।
प्लस हमने कुछ नए सिक्योरिटीज खरीदे 80,000 के, लेकिन ये हमने कभी खरीदे बच्चों, 1 अक्टूबर को खरीदे। इसका मतलब है इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट बैठेगा। तो मैंने कैलकुलेशन नीचे वर्किंग नोट बनाया है, ओपनिंग बैलेंस पे 45,000, एडिशनल सिक्योरिटीज पे 6,000, टोटल साल का इंटरेस्ट होता है 51,000, उसमें 16,000 मिल चुका है, अक्रूड इंटरेस्ट 35,000 रुपीज। ठीक है ना, तो आपका इनकम में 16 में 35 जोड़ के टोटल इनकम दिखा देंगे। ठीक है सर। अच्छा, एक्सपेंसेस में क्या है, बहुत ही बढ़िया, एक्सपेंस ले लो, एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, बुक्स का डेप्री लगेगा। सेम वे आपको बुक्स के बारे में भी एडजस्टमेंट है, आपने बुक्स पे 10% डेप्री लगाना है, और आपने नए बुक्स 1 अप्रैल मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर खरीदे, मतलब आपके पुराने बुक्स पे 8 लाख के फुल डेप्रीसिएशन, नए बुक्स 1,20,000 पे फुल डेप्रीसिएशन, दोनों मिला के 92 का टोटल डेप्रीसिएशन लग जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आपने लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे किए, देखो ना वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, आपने पे कर दिए। ठीक है, इस साल के एक्सपेंस में तो वो दिखेंगे नहीं, रेंट एक्सपेंस में दिखाया, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, सैलरीज एक्सपेंस में दिखाया, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। और दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लास्ट में बोला है 10% लगा दो, और हमने क्या किया, दोनों पे 10% डेप्री लगा दिया, देखो। और हमने इनकम एक्सपेंडिचर को समाप्त कर दिया विथ अ सरप्लस ऑफ 46,600, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड, मतलब टोटलिंग मिस्टेक होगा, संभाल लेना, बाकी कॉन्सेप्ट्स एकदम परफेक्टली हमने मैच किए हैं। ये आपका बच्चों एनपीओ का सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सम दोस्तों डेथ ऑफ द पार्टनर का है। 3 पार्टनर्स हैं, अमित, ललित, सुमित। सुमित का डेथ हो गया, तो आप जब डेथ का अकाउंटिंग करेंगे, बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने नहीं बनाया, बाकी रिवैल्यूएशन कैपिटल दोनों बना दिए। तो रिवैल्यूएशन आपके ये है, मशीन है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है। रिवैल्यू किया, 900 का प्रॉफिट आया बच्चों, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल में पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया। अच्छा, आपके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी दिख रहा है, ये बच्चों जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व को हमने पार्टनर्स कैपिटल में इक्वल रेशो में बांट दिया। देखो अगर आप सम को ध्यान से रीड करेंगे, पुराना पीएसआर इक्वल है। देखो आप पहले सम को रीड करना, फिर मतलब मेरा जो भी सम का डिस्कशन है पहले आप सम रीड करना। मैं बहुत ही कम से कम टाइम में आपको पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप पहले सम को रीड करना, फिर मेरा, और आप सॉल्व करना, फिर मेरा सॉल्यूशन से मैच करना बच्चों, ठीक है ना। और फिर इन्होंने क्या बोला है कि नया पीएसआर भी इक्वल होगा। दोस्तों यहां पे हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, ओल्ड पीएसआर इक्वल है, नया पीएसआर इक्वल है, तो दोस्तों गेन रेशो भी इक्वल बैठेगा, ठीक है। अब इसका क्या यूज है, गुडविल की अकाउंटिंग में यूज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने रियलाइजेशन का अकाउंटिंग कर दिया, जनरल रिजर्व का अकाउंटिंग कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है गुडविल। गुडविल बोला 18,000 है टोटल टू बी क्रेडिटेड विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट। अगर गुडविल अकाउंट यूज नहीं करना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, गुडविल का कैपिटल एडजस्टमेंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कौन गेनिंग है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कौन है कंटिन्यूइंग, अमित, ललित। हु इज सैक्रिफाइसिंग, सुमित जो जा रहा है, ठीक है। तो हमें गुडविल को पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल गुडविल में से सुमित का शेयर निकालेंगे, 1/3 6,000। अब 6,000 का गुडविल हम सुमित को देने वाले हैं, तो हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे गेन रेशो में, और कैपिटल एडजस्टमेंट इज ऑलवेज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो अमित ललित को डेबिट मार देंगे इक्वल रेशो में, गेन रेशो में, और सुमित को 6,000 क्रेडिट कर देंगे दोस्तों। तो गुडविल का अकाउंटिंग हो गया। अरे 12th के लेवल का सम है बच्चों। फिर आप क्या करेंगे, गुडविल की जब पोस्टिंग करेंगे, गुडविल की ये पोस्टिंग हो गई, ये गुडविल की पोस्टिंग हो गई। हाँ, अब क्या करेंगे, सेटलमेंट। सुमित को बोला 6,000 अभी दे दो, दे देंगे, और बाकी जो बैलेंस बचा 30,300 एग्जीक्यूटर्स लोन में ट्रांसफर किया।
और अमित और ललित का क्लोजिंग कैपिटल आ गया आफ्टर डेथ, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाया, आप बना लेना, फिगर्स आपके सामने हैं, उठाओ, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दो, नया कैपिटल लो और बैलेंस शीट टैली करो बच्चों। कैश बैलेंस भी चेंज होगा बिकॉज आप सुमित को पेमेंट कर रहे हैं कुछ। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया सम दिया है इन्होंने अकोमोडेशन बिल का एक सम दिया है। अली ने बिल ड्रॉ किया 45 का अकबर के ऊपर 15 अप्रैल को, 3 महीने का बिल है। रिटर्न्ड बाय अकबर टू अली आफ्टर एक्सेप्टेंस, अली गेट्स डिस्काउंटेड 44,100 ऑन 18 अप्रैल, रेमिट्स 1/3 टू अकबर। तो अगर 1/3 पैसा अकबर को दे रहे तो 1/3 डिस्काउंट भी अकबर को देना पड़ेगा। आप अगर फर्स्ट बिल का डिस्काउंट देखेंगे 45,000, 45 माइनस 44,100, बच्चों 900 का डिस्काउंट आएगा। 900 का 1/3 मतलब 300। दोस्तों अली के बुक्स में एंट्री पूछा है, अली ड्रॉवर है फर्स्ट बिल का, तो मैंने पहले बिल ड्रॉ करने का एंट्री पास किया, बिल्स रिसीवेबल टू अकबर ड्रॉवी, फिर डिस्काउंट किया अली ने, बैंक अकाउंट डेबिट 44,100, डिस्काउंट 900 टू बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंट हो गया। इसका 1/3 हम अकबर को दे देंगे, अकबर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। देखो आपने क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट टोटल है 900, उसका 1/3, कैश टोटल है 44,100, 44,100 का 1/3 14,700 अकबर को दे देंगे। तो पहला बिल का अकाउंटिंग 18 अप्रैल तक हो गया। अब ये क्या बोलता है कि ऑन ड्यू डेट अली फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अकबर। अब ड्यू डेट पे बिल किसके पास पड़ा है, अकबर के पास, वो ड्रॉ भी है, लेकिन 2/3 पैसा तो अली के पास है, तो अली शुड पे 2/3 टू अकबर। अली ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो अकबर ने अली के ऊपर सेकंड बिल ड्रॉ किया, क्योंकि फर्स्ट बिल का पैसा कहां से लाएंगे, तो सेकंड बिल को डिस्काउंट करके फर्स्ट बिल का पैसा अरेंज करेंगे। अच्छा तो बच्चों अकबर ने अली पे बिल ड्रॉ किया 52,500 का और अली ने एक्सेप्ट किया। देखो सेकंड बिल 18 जुलाई, ड्यू डेट 18 जुलाई है, सेकंड बिल अली ने एक्सेप्ट किया, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, ठीक है। अकबर ने इसको डिस्काउंट किया, फर्स्ट बिल ऑनर किया। फिर क्या बोलता है, 51,300 में सेकंड बिल डिस्काउंट हो गया, सेकंड बिल का डिस्काउंट मुझे लग रहा है 1,200 रुपया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, ज्यादातर बच्चे कौन सी चीज में गड़बड़ करते हैं, सेकंड बिल का डिस्काउंट में गड़बड़ करते हैं, और इस सम में पक्का करेंगे। जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझा है वो नहीं करेंगे। अब अकबर ने अली को 8475 का पैसा दे दिया। अब ये प्रोपोर्शन कितना होता है इसको निकालने का, अब देखो फर्स्ट बिल का शेयरिंग 2/3 एंड 1/3 है, 2/3 अली 1/3 अकबर, बट सेकंड बिल का शेयरिंग क्या 2/3 1/3 है, मे बी मे नॉट बी। कैसे चेक करेंगे, टेक्निक ध्यान से देख लो, पक्का कर लो टेक्निक बच्चों। ये आपका क्या करना है, आप देखो सेकंड बिल का कितना पैसा कलेक्ट हुआ। सर सेकेंड बिल का 51,300 कलेक्ट हुआ डिस्काउंट काट के, ठीक है। अच्छा अब अली के पास कितना पैसा है, नॉट अकबर। देखो अली के पास फर्स्ट बिल का 2/3 पैसा अभी भी पड़ा है, उसने थोड़ी दिया वो अकबर को। तो फर्स्ट बिल 45,000 है, उसका 2/3 30,000 ऑलरेडी अली के पास पड़ा है, प्लस अली को सेकंड बिल का कितना मिला सर 8475, ठीक है। इफेक्टिवली अली को कितना पैसा मिला 38,475 आउट ऑफ 51,300।
दैट कम्स टू 75%। देखो बहुत सिंपल है, हमें अली से, अकबर को अली से 30,000 लेना भी तो है, तो उसको क्या बोला, ये 30,000 जो तेरे से लेना है वो रख तेरे पास, प्लस 8475 और रख। मतलब सेकंड बिल का अली के पास कितना पैसा गया अभी, 38,475 आउट ऑफ 51,300 जो सेकंड बिल का डिस्काउंटेड वैल्यू है, दैट कम्स टू 75%। बस ये किसको आ गया ना, मतलब बाकी कुछ इस टॉपिक में है ही नहीं। और बच्चों फिर आप क्या करेंगे, अली के बुक्स में वो 8475 कैश ले लेंगे, और क्योंकि शेयरिंग इज 75% टू अली, 1200 का डिस्काउंट सेकंड बिल का है। देखो ना, सेकंड बिल का डिस्काउंट 1200 है ना, 52,500, 51,300, इन दोनों का बच्चों डिफरेंस निकालो, 1200 होता है। 1200 का 75% 900 रुपया होता है, तो 900 रुपए का डिस्काउंट ले लेगा टू, मैंने खाली नाम उल्टा लिख दिया है, अकबर अकाउंट। आई होप द आंसर इज वेरी वेरी क्लियर। ऑलरेडी ऐसे सम्स हैं आपने सॉल्व किए हैं, तो अच्छा सम है, बढ़िया सम दिया है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आ गया सिंगल एंट्री का सम, आसान सम है। इसमें आपको खाली ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। तो ट्रेडिंग पीएनएल में क्या लगता है, चलो एक एक करके बात कर लेते हैं। सर ये जो है ना, ये आपका ओपनिंग स्टॉक गया, हाँ क्लोजिंग स्टॉक गया, तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 260, ठीक है, और मार्जिन दिया है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 260 में हम 25% जोड़ देंगे तो आपका सेल्स 325 आ जाएगा। सर सेल्स भी मिल गया। अब बचा हमारा परचेसेस। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इक्वेशन यूज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग लिखेंगे, क्लोजिंग लिखेंगे, सीओजीएस लिखेंगे, परचेस हमें मिल जाएगा 272,500। तो दोस्तों यहां से हमने परचेस कैलकुलेट कर लिया और ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। बहुत सिंपल, यही अच्छा पॉइंट था, जिसमें और कुछ है नहीं खास। एक्सपेंसेस हैं, पीएनएल में डेबिट कर देंगे। ये बहुत बढ़िया है, आपने एक असेट बेचा 2500 का 1750 में, दोस्तों आपने यहाँ पे लॉस किया 750 का। और दोस्तों ये जो लॉस आप कर रहे हैं, ये लॉस आप किधर डेबिट करेंगे, पीएनएल में। एक हिडन एडजस्टमेंट है, आपको ना फिक्स असेट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, परचेज दिया है, सेल दिया है, मतलब आप पक्का फिक्स असेट अकाउंट बनाना, उसमें कुछ तो और निकल सकता है। तो हमने क्या किया, एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना एफए अकाउंट बना लिया, ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, परचेज लिखा, सेल लिखा और लॉस ऑन सेल बुक किया। आइडियली कुछ और नहीं तो टैली होना चाहिए था, बट अकाउंट टैली नहीं हुआ। अकाउंट टैली नहीं हुआ, क्रेडिट साइड 1000 का डिफरेंस आ रहा था, और डेफिनेटली क्रेडिट साइड जो डिफरेंस आया उसको हम एक ही चीज अज्यूम करेंगे, डेप्रिसिएशन। सेल तो दिया है तो और क्या आता है क्रेडिट साइड, डेप्रिसिएशन। तो बाय डूइंग दिस हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया और हमने उसको उठा के पीएनएल में डाल दिया और पीएनएल क्लोज कर दिया, और हमें बच्चा मिला नेट प्रॉफिट 14,000 रुपीज। टोटल्स खाली मैच कर लेना, टोटल्स में कुछ गड़बड़ है रेक्टिफाई कर देना, बाकी सब तो ठीक है। हो गया अपना, गेम इज ओवर सिंगल एंट्री का। अब दोस्तों अगला सम मैं ले लेता हूं, ये अगला सम है बोनस शेयर्स का। पहुंच गए इतने सम्स में, बहुत बढ़िया। तो बोनस शेयर्स देने से पहले अपने को कॉल को शेयर को फुली पेड करना है। तो अपने पास कितने शेयर्स हैं दोस्तों, ये वाले शेयर्स मत देखना, अपने को ये वाले शेयर्स देखने हैं। 4,05,000 इक्विटी शेयर हैं, 2 रुपए का कॉल पेंडिंग है, 2 रुपया 4,05,000 के हिसाब से 8,10,000 का कॉल ड्यू कर दिया। बोला फाइनल कॉल ड्यू करो, फाइनल कॉल 1 अप्रैल को मांगो, 20 अप्रैल को कॉल आ गया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कॉल कलेक्ट हो गया। बोलता है
इसके बाद कंपनी ने बोला चलो बोनस देते हैं, बोनस देते हैं 1 for 4। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, 1 बोनस फॉर 4 हेल्ड, 4,05,000 के सामने 1,01,250 शेयर दिए जाएंगे 10 के हिसाब से, 10,12,500 के। फिर आपके सम में ना लिखा है बच्चों कि आपने कैपिटल रिजर्व को यूज करना है, कैपिटल रिजर्व बोनस के लिए यूज करना है क्योंकि ये कैश में मिला है अपने को। देखो कैपिटल रिजर्व को नॉर्मली हम यूज नहीं करते, लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश है तो यूज करते हैं। तो बोला है, खुद ही बोला है, नहीं तो हम भी वैसे अज्यूम करके यूज करने वाले थे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बोनस के लिए 10,12,500 चाहिए, तो पहले बोला कैपिटल रिजर्व यूज करो। और आपको पता है बोनस इशू करने के लिए पहले सीआरआर लेते हैं, सीआरआर है नहीं, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम लेते हैं। तीसरा फ्री रिजर्व्स, तो मैंने उसमें जनरल रिजर्व पहले ले लिया, जो पैसा कम पड़ा बैलेंसिंग फिगर 180 का पीएनएल यूज कर लिया बच्चों। हाँ, और आप इसको अगर देखेंगे एंट्री क्या पास करेंगे, रिजर्व्स जो भी हमें यूज करने हैं डेबिट करेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल। समाप्तम। इसमें बोला है कि बैलेंस शीट बनाना, वो तो आप कर लेंगे ना यार, आप कर लेंगे। आप क्या करेंगे पूरा, मैं देखो कितना सॉल्व किया, आज पेपर मिला, आज के आज बैठ गया सॉल्व करने को, मजा आता है। 3 दिन पहले मैंने सीएमए इंटर का कॉस्टिंग का पेपर सॉल्व किया, वो भी मैंने उसी दिन रात को डाल दिया। आज का ये पेपर भी बस अब थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना दोस्तों। अब ये अपने आखिरी क्वेश्चंस हैं 6th A और 6th B। इश्यू ऑफ शेयर्स है, 2 लाख शेयर्स हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, मैं फटाफट क्वेश्चन को आपको समरी बता देता हूं। 2 लाख शेयर हैं जिसका 2 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में 3 और 1 प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 2 है और फाइनल कॉल बाकी, मतलब 3 रुपया हो गया। अच्छा, तो ये क्या बोलता है, आपका एप्लीकेशन फुल, मतलब फुल अलॉटमेंट है, मतलब फुली सब्सक्राइब्ड है, ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन की बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया, 2 के हिसाब से 4 लाख रुपए कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। फिर अलॉटमेंट ड्यू किया विथ प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, 4 रुपए के हिसाब से 8 लाख, 6 और 2 और रिसीव कर लिया। यहां तक तो सम तो एकदम बेसिक लेवल का सम है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कुछ भी नहीं है। गेम कहां पे स्टार्ट होता है, बोला फिर ये सम क्यों दिया है, ये सम स्टार्ट होता है यहां से, मेन पॉइंट्स। ये बोलता है पी, मिस्टर पी 20,000 शेयर हैं, उसने फर्स्ट कॉल के टाइम सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया, कॉल्स इन एडवांस। तो फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एडवांस आएगा। फिर बोलता है फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 4 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल वॉज पेड एक्सेप्ट बाय शेयर होल्डर हैविंग 2,000 शेयर्स, अदर शेयर होल्डर हैविंग 1,000 शेयर्स। फिर सेकेंड कॉल में कॉल्स इन अरियर्स है। ठीक है, तो ये टारगेट अरियर्स एंड एडवांस का है और उसकी इंटरेस्ट की बात करेगा। फिर टेबल एफ विल कम इन द पिक्चर। फिर बोलता है ये जो अरियर्स वाले लोग हैं, एक ने 3 महीने के बाद पैसा दिया, दूसरे ने 4 महीने के बाद, तो आपको पता है 3 और 4 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। टेबल एफ क्या बोलता है, कॉल्स इन एडवांस पे 12% इंटरेस्ट कंपनी देगा, कॉल्स इन अरियर्स पे कंपनी 10% इंटरेस्ट लेगा टेबल एफ आर्टिकल्स के हिसाब से। ठीक है, तो आपको बोला है एंट्री पास करो बढ़िया सी। ठीक है ना, ध्यान देना, अब मैं एंट्रीज तो मैंने पास करके रखी हुई हैं, 4 एंट्रीज तो हो गई हमारी। हम कॉल की बात करेंगे, कॉल की बात करेंगे बच्चों। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। 2 लाख शेयर हैं हमारे, 2 लाख शेयर हैं हमारे 2 रुपए के हिसाब से। ठीक है सर, अब वो 4 लाख तो आया ही आया, बट हमारे एक मिस्टर पी ने 20,000 शेयर पे 3 रुपया सेकंड कॉल का भी दे दिया। तो हमें टोटल कैश कितना मिला, 4 लाख फर्स्ट कॉल का और 60,000, 4 लाख फर्स्ट कॉल का, 60,000 सेकंड कॉल का एडवांस मिला, 460 मिला। तो 4 लाख तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया, 60 जो एक्स्ट्रा मिला कॉल्स इन एडवांस में जमा कर दिया। आप इसको एडवांस अकाउंट में जमा करते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ठीक है,
अब दोस्तों सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल 2 लाख शेयर के ऊपर 2 लाख शेयर के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपया ड्यू करेंगे। हाँ, अब लेकिन याद रखना 6 लाख में से 60,000 तो फर्स्ट कॉल में ही आ चुका है, बाकी 540 आना चाहिए। बाकी कितना आना चाहिए? 540। अच्छा, वो 540 आना चाहिए। 540 में से 3,000 शेयर का सेकंड कॉल नहीं, देखो 60 तो पहले ही आ चुका है, बाकी 540 इज एक्सपेक्टेड। 540 में से 3,000 शेयर का कॉल सेकंड कॉल नहीं आया। 3,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से, सॉरी 3 रुपए के हिसाब से 9,000, 3,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 9,000 का कॉल्स इन एरियर्स बुक करेंगे। तो 540 में 9,000 काट के बाकी 531 आया, 9 का कॉल्स इन एरियर्स और 60 का कॉल्स इन एडवांस कॉल में जमा कर दिया। जब आप कॉल ड्यू करते हैं तो आप कॉल्स इन एडवांस को कॉल में जमा कर देते हैं। जब सेकंड कॉल का पैसा मिला था, कॉल्स इन एडवांस में जमा किया था, ड्यू डेट के बाद उसको कॉल में एडजस्ट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। अब आपका जो कॉल्स इन एडवांस है बच्चों, उसका इंटरेस्ट आपको 12% देना पड़ेगा। 4 महीना इन एडवांस है, 4 महीने का इंटरेस्ट मैंने निकाला है 2400 रुपए, कॉल्स इंटरेस्ट टू बैंक। अच्छा, जो कॉल्स इन एरियर्स है उसका इंटरेस्ट हम लेंगे। बोला है कि शेयर होल्डर ने इंटरेस्ट के साथ पे किया, देखो 6,000 का अरियर्स लिया। अच्छा, अब ये 2 अलग अलग इंटरेस्ट हैं। एक्चुअली एंट्री मैंने कंबाइंड पास की है, जो मिस्टेक है अलग अलग एंट्री करना, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे पैसे आ रहे, तो प्लीज 2 एंट्री पास करना। मैं कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं। पहला एंट्री आपका होगा, मैं इसको चेंज कर देता हूं। आपका पहला एंट्री जो होगा वो 4,000 2,000 इंटू 100 का 4,100 का होगा। 4,000 का पहला कॉल्स इन एरियर्स है 2,000 शेयर पे। यस और नो? एक मिनट, मेकिंग अ मिस्टेक, एक मिनट। कॉल्स इन एरियर्स मेरा अमाउंट गलत है, आई मेड अ मिस्टेक, लेट मी रेक्टिफाई दिस। हाँ देखो, आपका कॉल्स इन एरियर्स 2 है, 9,000। 9,000 में एक शेयर होल्डर का 2,000 शेयर्स है, दूसरे का 1,000 शेयर्स है, 3 के हिसाब से इसका 6,000 है, इसका है 3,000। इसने 3 महीने के बाद पैसा दिया, इसने 4 महीने के बाद पैसा दिया। आई सपोज आई एम राइट इन दिस कैलकुलेशन। 2,000 और 1,000, 3 और 4, परफेक्ट। हाँ, तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, आपका 6,000 का पहला वाले बंदे का 6,000 रुपए पे आपको 10% इंटरेस्ट लेना है 3 महीने का। तो आप कैलकुलेट कर लो, 6,000 पे 10% होता है 600 इंटू 3/12। दोस्तों 150 का इंटरेस्ट है 6,150। जो दूसरा बंदा है उससे भी पैसा मिलेगा, लेकिन 1 महीना और बाद। बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम है तो इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। इससे हमें 4,000 का कॉल का अरियर्स का पैसा मिलेगा, और इस 4,000 पे हमें 10% टेबल एफ के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और 4 महीने का मिलेगा बच्चों। 4,000 पे 10% 400, 4 महीने का 4/12 पॉइंट में तो रखा ही रखा है 133, 4133। प्लीज कैलकुलेशंस अगर 19-20 हैं तो समझ लेना। आई होप वेरी वेरी क्लियर एंड वी आर डन। वी आर डन। लास्ट क्वेश्चन टू डिस्कस, BRS। इसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है जिसमें assumption will change the आंसर। तो एक बार जरा बच्चों लास्ट का BRS को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहां पे ना पासबुक से स्टार्टिंग, पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, बढ़िया। तो पहला है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। दोस्तों ये एक पेमेंट है जो पासबुक में आ गया है। तो पासबुक का बैलेंस देखो, मेरा लेफ्ट हैंड इज, ये पासबुक है, ये कैश बुक है। तो मेरा पासबुक नीचे चला गया और कैश बुक ऊपर है। पासबुक से कैश बुक, एक सेकेंड, पासबुक
ये पासबुक में पेमेंट चला गया तो पासबुक नीचे है, कैश बुक ऊपर है, मुझे कैश बुक तक जाना है तो प्लस करूंगा। मैंने प्लस माइनस लिख दिया है, खाली डिस्कस कर रहा हूं। चेक्स रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, इससे मेरा चेक रिसीव्ड मतलब ये कलेक्शन है, कैश बुक में कलेक्शन 2 बार आ गया तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, कैश बुक ज्यादा तो प्लस करके पहुंचेंगे वहां पे। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, ये पेमेंट है कैश बुक में, पेमेंट ज्यादा होने से कैश बुक का बैलेंस गिर जाएगा तो माइनस करके पहुंचेंगे। उसके बाद चौथा, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड अंडर स्टैंडिंग, ये तो पासबुक का पेमेंट है तो पासबुक का पेमेंट से पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक ऊपर है तो प्लस करके पहुंचेंगे। ठीक है ना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये पेमेंट कैश बुक में है तो कैश बुक का बैलेंस कम है तो माइनस करके पहुंचेंगे। ये जो लास्ट वाला है ना, ये वाला थोड़ा लफड़ा है, क्योंकि इसमें ना 2 पॉसिबल अकाउंटिंग होती है। लिखा है चेक रिसीव्ड नॉट सेंड टू बैंक। आपने अगर याद किया हो, आपको अगर ध्यान होगा, अगर चेक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, देखो एक दिन मिला, डिपॉजिट अगले दिन करेंगे, तो आप एंट्री क्या करते हैं, जिस दिन आप चेक रिसीव करते हैं उस दिन आप उसकी एंट्री कैश में डाल देते हैं, कैश टू पार्टी या कस्टमर। और जिस दिन आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस दिन आप ये अज्यूम करते हैं कि ये नोट है तो आप इसको कैश को बैंक में ट्रांसफर करते हैं बच्चों। ऑल राइट, तो यहां पे एक और पॉसिबिलिटी है, कोई बिजनेस क्या करता है, ये नहीं करता है। कोई बिजनेस क्या करता है, जब चेक मिला तो सीधा बैंक कॉलम में डाल देता है। कोई ये करता है, पहले वो कैश कॉलम में जाएगा, फिर जिस दिन डिपॉजिट किया उस दिन कैश कॉलम से निकल के बैंक कॉलम में। मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप अज्यूम करते हैं कि चेक मिलने के टाइम आपने बैंक एंट्री कर दिया, मतलब कैश बुक में एंट्री हो चुका है, पासबुक में नहीं हुआ, कैश बुक में हो चुका है, पासबुक में नहीं, तो कैश बुक ऊपर चला गया, कलेक्शन से प्लस करके पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं कि आपकी कैश बुक में कैश कॉलम में एंट्री की है, क्योंकि अभी डिपॉजिट किया नहीं तो बैंक कॉलम में है नहीं और पासबुक में भी नहीं है, मतलब बीआरएस में ही नहीं आएगा। लेकिन मैंने कई बुक्स देखे हैं, उन्होंने ऐसा अज्यूम किया है, जो गलत है मेरे हिसाब से, कि वो कैश बुक में बैंक कॉलम में एंट्री आ चुकी है। अरे बैंक कॉलम में एंट्री डिपॉजिट वाले दिन आती है, लेकिन डिपॉजिट तो किया ही नहीं हमने बैंक में। बात समझ रहे होंगे, जो बच्चे अच्छे से पढ़ के बैठे हैं वो मेरी बात को समझते होंगे। ध्यान से आप इस चीज को ध्यान देना और जरा इंस्टीट्यूट को ये क्वेरी ईमेल करके भेज देना बच्चों। इंस्टीट्यूट क्या रिप्लाई करता है, इसका आंसर मॉक पेपर का आ जाएगा तो देख लेंगे, इंस्टीट्यूट का ओपिनियन पेपर में वो फॉलो कर लेंगे। ठीक है बच्चों। चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक, ये कलेक्शन है, डिपॉजिट हो गया मतलब पासबुक में पैसा आ गया, लेकिन कैश बुक में पैसा कलेक्शन का नहीं रिकॉर्ड किया, एरर है, कैश बुक का बैलेंस कम है तो माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, क्रेडिट साइड बैंक कॉलम इज अ पेमेंट साइड, पेमेंट साइड कम करने का है, मतलब बैलेंस कैश बुक का बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया तो प्लस करके वहां पहुंचेंगे। आपके सामने दोस्तों मैंने प्लस माइनस करके फाइनल बैलेंस भी लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है हमारा मॉक टेस्ट पेपर का डिस्कशन। आई थिंक मैंने 1 घंटे से भी कम टाइम में पूरा डिस्कस कर लिया, सॉल्व करने में 1.5 घंटा लग गया मेरे को पूरा क्योंकि खाली सॉल्व थोड़ी करना है, अच्छे से लिखा भी तो है पूरा। तो आप आई थिंक पेपर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, पेपर वॉज अ नॉर्मल पेपर, इससे आप फाइनल एग्जाम्स में ज्यादा लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आप कनेक्ट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम हमारा फाउंडेशन अकाउंट्स का रिवीजन सीरीज चालू करेंगे और बहुत सारे बच्चों से मैंने एक बात पूछ के रखी है कि कहां कहां उनको दिक्कत होती है, वहां हम लोग बहुत ही क्रिटिकली उस चीज को बहुत ही आसान बना के उसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में रिवीजन को हम बनाने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को और कुछ सिलेक्टेड सम्स को डिस्कस करेंगे, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को भी कोशिश करेंगे थोड़ा डिस्कस करें।
और इफ यू नीड, सी आफ्टर 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमारा अकाउंट्स का जो होल्ड रहता है वो भगवान की दया से और आप सब बच्चों की दुआ से बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है, इफ यू रियली वांट टू स्कोर 85-90 प्लस मार्क्स इन अकाउंटिंग, देन डेफिनेटली यू आर एट राइट प्लेस। हम पेन ड्राइव लेक्चर्स भी बच्चों को दे रहे हैं। इफ यू रियली वांट पेन ड्राइव लेक्चर्स फॉर आवर अकाउंटिंग, यू कैन कनेक्ट एट दिस नंबर। बच्चों, अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। फ्रॉम दिस साइड, गुरमुख रागानी साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट।